हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। लास्ट लेक्चर के अंदर अलंकार वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज इस क्लास के अंदर रस वाला जो टॉपिक है व्याकरण का, उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें भी रस है क्या। रस का मतलब क्या? रस का मतलब मिठास। ठीक बात है भाई, किसी चीज का भी रस, रस का मतलब जिसको हम इंग्लिश में जूस बोल देते हैं, लेकिन यहाँ चीज अलग है क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। तो रस का मतलब एक होता है आनंद। आनंद का मतलब क्या? किस चीज में आनंद है भाई? आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जो फिक्स है भाई इसके साथ ही होगा। भाई जिस काम को हम थोड़ा मन लगा कर करते हैं उसी में क्या कहते हैं, एक आनंद आ जाता है, एक रस होता है। वही व्याकरण के आधार पर है। तो व्याकरण में रस का अर्थ क्या है? आनंद। बात किसकी होगी? काव्य की। तो काव्य में, कविता के अंदर कब रस आएगा? जब उसको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, यानी कि जो वक्ता है और श्रोता है, या हम कह सकते हैं जो पाठक है, उसको पढ़ने में अगर कोई मतलब मजा नहीं आया, रस नहीं आया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए रसों का प्रयोग किया गया है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। यानी कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति यानी कि जो महसूस होता है, अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। यानी कि कविता को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद हुआ, महसूस हुआ, वही क्या कहलाता है? रस। भाई हम कहते हैं ना भाई किसी काम को करने में बड़ा सरस है, ये चीज़ सरस है। एक हम कहते हैं लाइफ नीरस सी हो गई है, यानी कि हर रोज़ वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो नीरस का मतलब क्या है? कोई भी आनंद नहीं है, किसी भी काम में इंजॉय नहीं है। तो अब बात कर रहे हैं आनंद की। अब एक और बात है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कई बार एक पूछा जाता है, काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा या प्राण तत्व, काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहते हैं? तो वो रस को कहते हैं। अगर कविता में रस नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए काव्य की आत्मा या प्राण तत्व रस को कहा जाता है, ये बात मानी जाती है, रस को कहा जाता है। ठीक है। अब कई बार अपने पेपर के अंदर एक वर्ड देखा होगा, मतलब एक पंक्ति देखी होगी, कहा जाता है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये पंक्ति किसकी है और इसका अर्थ क्या है? तो यही हम लाइन लिखेंगे एक बार। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये पंक्ति किसकी है? ये आचार्य विश्वनाथ की है। तो इसका अर्थ क्या है वो भी देखिए। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये पंक्ति यानी कि ये जो डेफिनेशन दी है, पंक्ति है, वो किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। जब हम कहते हैं ना थोड़ा सा पेपर टफ आ गया है, उस टाइम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही उसके अंदर पूछे जाते हैं। भाई वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये पंक्ति किसकी होगी? अब क्या करूं भाई बताओ? एरोप्लेन मोड पर कर दूं? ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाता है भाई, ये पंक्ति किसकी है और इसका मतलब क्या है, एक बार वो समझिए। लिखा तो गया था ना, चलिए। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? वाक्य, जिस वाक्यम रसात्मक काव्यम का मतलब क्या होता है? रस से भरा वाक्य ही कविता है। ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने या सुनने में एक रस हो, आनंद आता है, वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो रस से भरा वाक्य ही काव्य है। तो ये इसका अर्थ हो जाता है। कविता किसको कहेंगे? जिस वाक्य को पढ़ने में थोड़ा सा रस आ जाए, वही क्या होगी? कविता होगी। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है और ये आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है। एक तो रस के अंग होते हैं, एक रस के भेद होते हैं।
दोनों में फर्क क्या है? अंग का मतलब तो होता है उसके पार्ट, और भेद अलग चीज है और पार्ट अलग चीज है। तो पहले हम चैप्टर करने से पहले हम रस के कितने अंग या अवयव हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो रस के 4 अंग या आप कह सकते हो अवयव हैं। रस के कितने अंग हैं? 4। अंग को ही क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, पार्ट। जैसे हम कहते हैं ना शरीर के कितने अंग हैं, तो शरीर के कितने अवयव हैं, तो वो उसके पार्ट हैं, वही इसके अवयव हैं। तो रस के 4 अंग हैं। सबसे पहला तो होता है स्थायी भाव। सबसे पहला कौन सा होता है? स्थायी भाव। अब सबसे पहले तो आपको एक और चीज देखनी है, स्थायी की वर्तनी। कई बार पेपर में जो हमारा शुद्ध अशुद्ध आते हैं ना, उसमें स्थायी, ज्योत्सना, उज्ज्वल, ये वर्डिंग होती है। तो कई बार हम स्थायी लिखते समय ई की मात्रा यानी कि ई का प्रयोग करते हैं, ये स्थायी अस्थायी। लेकिन ये जो शब्द है वो गलत है वर्तनी के आधार पर। जो प्रॉपर शब्द क्या होगा वो ये होगा, इसका प्रयोग नहीं करना है। अब स्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट। स्थायी का मतलब क्या हो गया? परमानेंट। भाव मतलब क्या? फीलिंग है, इमोशंस है। ऐसे भाव जो स्थायी रूप से हमारे अंदर विद्यमान है। ये लिखना नहीं, ये एक बार समझो, लिखने की तो बुक से डेफिनेशन दूंगी आपको। तो जो भाव भगवान ने हमें देकर भेजे हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स जो लंबे समय तक हमारे अंदर रहती है। एक होते हैं टेम्परेरी, जो इसका चौथा पार्ट हम संचारी भाव करेंगे। वो फीलिंग थोड़े टाइम के लिए है, आई और चली गई। लेकिन ये भाव कौन से हैं? जो काफी लंबे समय तक हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? स्थायी। स्थायी का मतलब ही क्या हो गया? परमानेंट। अब किसी रस में, यानी कि अगर रस पैदा करना है तो स्थायी भाव होना जरूरी है। स्थायी भाव होंगे तो ही रस की उत्पत्ति होती है। तो आपने देखा भी होगा, पेपर में पूछा जाता है, भाई कहते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रस उत्पन्न करने के लिए स्थायी भावों का होना जरूरी है। अब किसी बंदे को, किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट है, या किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वहां जो माहौल है वो कैसा है? शोक का है, दुख का है। जहां शोक होगा, जहां दुख होगा, वहां पर हमारे मन में क्या पैदा होगी? दया। किसको देखकर दया आई है? उसको, दुख को देखकर, शोक को देखकर दया आई ना। तो जहां दया पैदा होगी वहां रस भी पैदा होगा। तो कौन सा? करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव फिर क्या होगा? शोक। करुणा तो दया ही होगी ना। तो दया या करुणा कब आएगी? जब कहीं दुख होगा या शोक होगा। तो फीलिंग कहाँ कब पैदा होंगी? जब वहां वैसा माहौल होगा। तो ये वो भाव हैं जो मुख्य हैं, प्रधान हैं। तो यही हम लिखेंगे। स्थायी भाव का मतलब क्या है? स्थायी भाव किसको कहते हैं? जो भाव हृदय में, या मन में कह सकते हो, दिल में कह सकते हो, मन में स्थायी रूप से विद्यमान है, स्थायी रूप से विद्यमान है। जो भाव मन में स्थायी रूप से विद्यमान है, जो चिरकाल तक, चिरकाल का मतलब क्या हो गया? जो लंबे समय तक रहते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। विद्यमान होते हैं और जो लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें प्रधान भाव भी कहा जाता है। इन्हें प्रधान भाव भी कहा जाता है। यानी कि स्थायी भावों को ही क्या कहते हैं? प्रधान भाव कहते हैं। रस को, ये कहते हैं ना, रस को चरम सीमा तक पहुंचाने वाले जो भाव हैं वो क्या हैं? स्थायी भाव हैं। अगर स्थायी भाव नहीं होंगे तो रस भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो लिखिए इनकी संख्या, सॉरी 4 नहीं 9, हाँ जी, नवरत्न या नवरस के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 9 है। इन्हें नवरस भी कहा जाता है। इन्हें नवरस भी कहा जाता है। इन्हें नवरस भी
कहा जाता है। ठीक है भाई, तो मतलब मेन चीज क्या है, स्थायी भाव का मतलब ही क्या है, ऐसे भाव जो हमारे मन में काफी लंबे समय तक रहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 9। रस भी 9 है और उनकी संख्या भी 9 ही है। तो पहला तो अंग ये हो गया है, अगर ये नहीं है तो रस उत्पन्न हो नहीं सकते। दूसरा भाव होता है विभाव। पहला स्थायी भाव, दूसरा क्या होता है, विभाव। विभाव का मतलब क्या होता है, विभाव से अभिप्राय क्या है, हम कहते हैं स्थायी भावों के उद्बोधक। उद्बोधक का मतलब क्या है, पैदा करने वाले। हाँ जी, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण ही विभाव कहलाते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण ही विभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। पहला क्या है, आलंबन। पहला है आलंबन और दूसरा कौन सा है, उद्दीपन। विभाव संख्या में कितने हैं, 2 हैं। पहला है आलंबन और दूसरा क्या है, उद्दीपन। आलंबन का मतलब और उद्दीपन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। तो कई बार पंक्ति दे देंगे और पूछा जाए इनमें कौन सा आलंबन है कौन सा उद्दीपन है। तो पहले एक बार डेफिनेशन देखिए, स्थायी भाव जिसके कारण पैदा होते हैं वही क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। और स्थायी भाव किसके कारण पैदा होंगे, या तो परिस्थिति के आधार पर होंगे, क्योंकि माहौल होगा तभी तो फीलिंग्स आएंगी, तभी तो भाव पैदा होंगे। अगर माहौल ही नहीं मिल रहा तो भाव कहाँ से उत्पन्न होंगे। सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ कौन सा भाव होगा, रेस्ट का ही होगा, शांत भाव होगा, क्योंकि मन में विचार आया तभी भाव उत्पन्न होंगे। अब आलंबन, आलंबन का मतलब क्या होता है, जो करेक्टर होंगे, यानी कि नायक नायिका है या जो आदमी है उनकी बात होगी। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों को देखकर हमारे मन में भाव पैदा हुए। तो आप लिख भी सकते हैं आलंबन। आलंबन के अंदर हम क्या लिखेंगे, नायक नायिका, यानी कि जो मेन कैरेक्टर हैं उनकी बात हो रही है। आलंबन में क्या आ जाएगा, नायक नायिका, और उद्दीपन में क्या आ जाएंगे, परिस्थितियां। परिस्थितियों में क्या हो जाता है, जैसे कोयल की कूक है, कुत्ते का भौंकना है, या अमावस की रात है, इस तरह की। तो ये ऐसा कौन सा माहौल था जिसको देखकर हमारे मन में भाव पैदा हुए, और कौन सा करैक्टर है उसको हम क्या कह देते हैं, नायक नायिका, उसको हम आलंबन के अंदर शामिल कर देते हैं। क्लियर है भाई। तो विभावों की संख्या कितनी है, 2 है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। हाँ जी, तीसरा आता है अनुभाव। तीसरा अंग कौन सा है, अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या है वो देखिए, पहले एक बार डेफिनेशन। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार। विकार का मतलब क्या, परिवर्तन। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार, विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन, अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव कहलाते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है। अनुभावों की संख्या कितनी है, 8 है। इनकी संख्या 8 है। एक क्वेश्चन आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आप इसी के अंदर एक डेफिनेशन के रूप में ही साइड में लिखेंगे। रसो उत्पत्ति यानी कि रस की उत्पत्ति में, रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कहलाती हैं।
रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं यानी कि जो विकार हैं वो क्या कहलाएंगे? अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8। मतलब इसका मीनिंग क्या है? अनुभाव कहते किसको है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार, यानी कि हमारे मन के अंदर जो भाव आते हैं, जो हमारे शरीर के विकार हैं, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी है उससे पता चल जाता है। कोई आदमी जिसका स्वर भंग हो रहा है, स्वर भंग का मतलब क्या? आवाज कांप रही है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर का भाव क्या है? वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, या वो झूठ बोल रहा है। दो कंडीशन है। कई बार हम झूठ बोलते हैं तो भी आवाज कांपती है, क्योंकि अंदर से तो क्या हो गया? प्रोसेसिंग चल रही है, बाहर से इनपुट हो रहा है, स्टोरी मन मन में बना रहे हैं, फटाफट हम उसको बता रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं तब भी हमारे जो मन के भाव हैं, यानी कि वो कैसे पता चल जाता है? कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो उसका स्वर भंग हो रहा है। अश्रु, अश्रु भी इसी का पार्ट है। अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? मन में भाव क्या है? कोई आदमी दुखी है, दुखी होगा तभी आंसू आएंगे। कई बार हम कहते हैं भी खुशी के भी आंसू होते हैं, लेकिन खुशी के आंसू जब होंगे ना, होठों पे स्माइल जरूर होगी, फिर उसमें फेस का जो है ना चमक वो अलग होती है भी, खुशी के आंसू में भी और दुख के में। तो हम पहचान सकते हैं भाई ये आंसू खुशी के हैं या दुख के हैं। तो ये सारे यानी कि 8 प्रकार के जो भाव हैं, विकार हैं, जो हमारे शरीर की चेष्टाएं हैं, जिससे हमें पता चल जाता है भाई अंदर, मन के अंदर चल भाव क्या चल रहे हैं। 8 कौन कौन से हैं? एक बार जैसे पहला है स्तंभ, लिखवा दूं क्या 8? चलिए, पहला है स्तंभ। 8 भाव कौन से हैं? पहला है स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या हो जाता है? शरीर की गति का रुक जाना। स्तब्ध नहीं बोल देते हम, एकदम से घबरा जाना, सुन रह जाना, वो ये हो जाएगा। दूसरा होता है कंप, यानी कि कंपन। दूसरा क्या है? कंपन। कंपन मतलब समझते हो? घबरा जाना, डर जाएगा आदमी तो भी शरीर का कांपना कंपन कहलाता है। तीसरा है अश्रु, आंखों से आंसू आना। तीसरा क्या होगा? अश्रु। चौथा हमारा हो जाता है विवरणता, चेहरे का रंग बदल जाना। हम कहते हैं ना चेहरे का रंग पीला पड़ गया, तो पीला पड़ जाना कब हो? कई बार नीला पड़ जाता है शरीर का रंग, कई बार पीला पड़ जाता है, वही वाली चीज है विवरणता। चौथा कौन सा हो जाएगा? विवरणता। विवरण, वर्ण का मतलब है क्या? कलर से हो गया, तो यानी कि चेहरे का रंग बदल जाना। पांचवा है स्वर भंग। पांचवा कौन सा हो जाएगा? स्वर भंग हो जाना। स्वर भंग का मतलब क्या है? आवाज कांप जाना, उसमें घबराहट आ जाना, यानी कि मुंह से आवाज ही ना निकलना, एक तरह से हम कह सकते हैं। छठा है स्वेद। स्वेद का मतलब होता है पसीना। श्वेद का मतलब क्या है? पसीना आना। पसीना भी कब आएगा? जब घबराहट होगी, तबीयत खराब होगी, कई तरह का है, तभी पसीना आता है। सातवां है रोमांच। गर्मी का बड़ा पसीना अलग चीज, वो तो सबको आएगा। हाँ, वो क्या अंदर से घबराहट होती है ना, तभी तो अटैक आने के टाइम घबराहट होती है। हाँ जी, सातवां है रोमांच। रोमांच का मतलब क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाना। अब रोमांच से एक और बात है, एक बार 8वां पॉइंट और लिखो, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। और 8वां क्या हो जाता है? प्रलाप। प्रलाप का मतलब होता है सुध बुध खो जाना। 8वां कौन सा है? प्रलाप। प्रलाप का अर्थ क्या है? सुध बुध खो जाना। अब यहां मैंने 7वां पॉइंट लिखा है रोमांच। रोमांच का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना मैच बड़ा रोमांचक मोड़ पर है, तो रोमांच का मतलब क्या होता है? जहां हमें एकदम घबरा जाए। घबराने का मतलब क्या है? दोनों तरफ एक, हम कहते हैं ना अभी बोलो मत बीच में, एक बार देखने दो, इतना इंटरेस्ट बन जाता है। रोमांच का मतलब भी क्या? एक तरह से घबरा जाना, डर जाना भी होगा क्या, तो हम कहते हैं ना रोमांचक मोड पर है। कैसे? एक बॉल है, 4 रन चाहिए, तो उस टाइम कोई बोल ले या कुछ हो, कितना जरूरी, हम एकदम बस चुपचाप टीवी की तरफ देखते हैं। तो वही क्या है? रोमांचक का मतलब भी क्या है? जहां दोनों कंडीशन हो सकती है, इस तरफ भी इस तरफ भी, यानी कि रोए, रोम, जो हमारे रोम रोम है वो खड़े हो जाए, उसको कहते हैं रोमांचक। और वो डर कर भी होता है। हाँ जी, हाँ वो भी हो जाए तो वो क्या है? रोमांचक का मतलब भी क्या है? रोम रोम खड़ा हो जाना, यानी कि हम घबरा जाए, अब होगा क्या। ठीक है भाई, तो अनुभाव के कितने पार्ट हो गए? 8। तो अनुभाव कितने, अनुभावों की संख्या कितनी है? 8 है। अब चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है संचारी या व्याभिचारी भाव। चौथा पॉइंट कौन सा है? संचारी, या हम कह सकते हैं व्याभिचारी भाव। संचारी, संचारी का मतलब क्या है? संचरण।
संचरण मतलब क्या, आने जाने वाले। इन भावों को बोलते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या, कभी आए चले गए, परमानेंट हमारे मन के अंदर नहीं होते। तो ये भाव यानी कि हम कह सकते हैं मन में संचरण करने वाले, मन में संचरण, संचरण का मतलब क्या है, आने जाने वाले। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भाव संचारी या व्याभिचारी भाव कहलाते हैं। ये मन में स्थायी रूप से विद्यमान नहीं होते, कभी आए कभी चले गए। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या कितनी है, 33। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक 33 प्रकार के विचार हैं, उन्हीं से में हमारे मन में आते और जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, लिखने के बजाय एक बार बुक में से एक बार रीड करवाना जरूर चाहूंगी। कई बार पूछा जाता है भी कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से संचारी भाव का चयन करें या इसमें अनुभाव का चयन करें, कौन सा अनुभाव है और कौन सा संचारी भाव है। जैसे कभी हमारे मन में क्या आता है, आलस्य, कभी नींद निद्रा आ गई है, चंचलता, कभी प्रायश्चित है, पश्चाताप है, पाप है, पुण्य है, ये सारे इसी के पार्ट है। तो 33 एक बार कौन कौन से हैं बोल दूं क्या, वे 33 जो भाव है वो कौन कौन से हैं। जैसे हर्ष, हर्ष का मतलब पता है, खुशी, विषाद, दुख, त्रास, त्रास का मतलब क्या है, हाँ त्रासदी होगी, यानी कि घटना घट जाए, कोई हानि होगी, किसी चीज की कमी हो जाना है। लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, अमर्ष, मोह, गर्व। अमर्ष का मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, जो मतलब स्तब्ध का मतलब हाँ जी, गर्व, उत्सुकता, चंचलता, चपलता, दीनता, आवेग, निर्वेद। चंचलता चपलता का तो मतलब एक ही है। निर्वेद, निर्वेद का मतलब क्या हो जाता है, शम या निर्वेद, निर्वेद का मतलब हो जाता है एक तरह से घृणा, भाई बिल्कुल चुप हो जाना, सब कुछ रह जाना। हाँ जी, अगला है मति, वितृक, श्रम, आलस्य, निद्रा, सपन, स्मृति, उन्माद और व्याधि, मरण। व्याधि का मतलब क्या हो गया, रोग, बीमारी। आधी व्याधि शारीरिक और मानसिक अलग अलग हो जाती है। यानी कि 33 प्रकार के जो भाव हैं, इसमें प्रायश्चित भी आ जाता है, पश्चाताप भी आ जाता है। बहुत सारे मन में हमारे विचार आए और चले गए, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहे, तो ऐसे भाव क्या कहलाते हैं, संचारी या व्याभिचारी। अब हमने बात की है रस के कितने अंग हैं, 4। कौन कौन से, सबसे पहला स्थायी भाव। स्थायी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रधान भाव। इनकी संख्या कितनी है, 9 है। दूसरा है विभाव। विभाव कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में क्या होगा, किसको आलम्बन कहेंगे, हाँ जी, जो नायक नायिका है उनकी एक्टिविटी है वो उसके अंदर आ जाएंगी। उद्दीपन में क्या होगा, परिस्थितियां हैं, उसमें कोयल का कूकना, कुत्ते का भौंकना, सारी चीज यानी कि जिनके कारण मन के अंदर फीलिंग्स पैदा होती है वो सारी इंक्लूड होंगी। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव के अंदर क्या होगा, शरीर के विकार, हमारे शरीर की जो एक्टिविटी है वो किसके अंदर आएंगी, अनुभाव के अंदर। कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। संचारी और व्याभिचारी भाव कौन से हैं, जो हमारे मन में परमानेंट नहीं रहते, आने जाने वाले भाव। इनकी संख्या कितनी है, 33 है। तो 4 प्रकार के भाव हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से कई बार पूछा भी जाता है भी कौन से भाव कौन से हैं, या पंक्ति दे दी जाए इसमें कौन सा भाव है, इस तरह से। अब हम बात करेंगे भी रसों की संख्या कितनी है, रस कितने हैं, कौन कौन से उनके स्थायी भाव हैं। तो रसों की संख्या कितनी है, 9 है। अभी थोड़ा सा हम समझेंगे स्थायी भाव लिखने से पहले। रसों की संख्या में थोड़े से कुछ जो आचार्य हैं उनके डाउट हैं, अलग अलग मतलब आचार्यों ने, व्याकरण के ज्ञाताओं ने इसको अलग अलग संज्ञा दी है। अब क्वेश्चन 2 तरह से है। सबसे पहला है क्वेश्चन आ जाता है रसों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या होता है, हमेशा रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। लेकिन जब बात करते हैं आचार्य भरत मुनि की, तो रसों की संख्या 8 मानी जाती है।
तो ये 5 पंक्तियां हैं, एक बार हम ये पहले लिखें, फिर उसके बाद कौन से रस हैं, कौन से उनके स्थायी भाव हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो लिखिए, रसों की संख्या, रसों की संख्या 9 है। रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं, 9 उनकी संख्या है। हम आगे कहते हैं भाई रस का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आचार्य भरत मुनि ने किया था, उन्हीं को इसका प्रवर्तक माना गया। तो इसी के नीचे एक लाइन लिखेंगे, आचार्य भरत मुनि को, आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का, रस संप्रदाय का प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? जो किसी मत का शुरुआत करने वाला हो, किसी चीज की शुरुआत करने वाले, संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपनी रचना, इन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र, बिल्कुल नाट्य शास्त्र, और ब्रैकेट में लिख देंगे बेशक पहली सदी, पहली सदी की रचना है ये। इन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में पहली बार रसों का वर्णन किया, पहली बार रसों का वर्णन किया, पहली बार रसों का वर्णन किया। अब आगे है, आचार्य मुनि रसों की संख्या 8 मानते हैं। आचार्य मुनि ने रसों की संख्या, रसों की संख्या 8 मानी है। क्यों मानी है? क्योंकि ये नाटक में शांत रस को स्वीकार नहीं करते। मानी है, आगे ये लाइन लिख देंगे, नाटक में मुनि ने, यानी कि आचार्य मुनि की ही बात हो रही है, मुनि ने नाटक में शांत रस को स्वीकार नहीं किया, नाटक में शांत रस को स्वीकार नहीं किया, नहीं किया या नहीं करते में जो है स्वीकार नहीं किया। आचार्य भरत मुनि के अनुसार वो कहते हैं भी रसों की संख्या 8 ही सही है। क्यों? क्योंकि अगर नाटक में शांत रस हो गया तो उसमें कोई भी इंजॉय नहीं है। अब जैसे हम स्टेज पे कोई सीरियल देख रहे हैं, टीवी मतलब नाटक देख रहे हैं, कॉलेज वगैरह में भी तो हमारे होते हैं, अगर उसमें कोई रस ही नहीं होगा तो क्या उसमें कोई इंजॉय होगा? तो कहते हैं शांत हो गया तो सब कुछ खत्म है। तो नाटक के अंदर कोई ना कोई रस जरूर होना चाहिए। तो इसलिए इनके अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। अब क्वेश्चन भी आ जाता है किस रस को स्वीकारा नहीं गया, या कुछ जो कहते हैं ना, कुछ जो व्याकरणिक हैं, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, किस रस को स्वीकार नहीं करते, तो वो शांत रस है। एक और भी पेपर में क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो फिर हमें लगता भी ये लाइन में याद करने जरूरी है। लाइन में याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम अगले क्लास में लिखेंगे। 8 जो रस हैं वो सभी ने स्वीकारे हैं, इसलिए 8 को आप पहले दूसरा किसी के अंदर कैसे भी लिखो, लेकिन 9वां रस शांत ही माना गया है। क्यों? क्योंकि 8 सबने स्वीकारे हैं, 9वां किसी किसी व्याकरणिक का जो ज्ञाता है उसने माना है, तो वो 9वां रस हिंदी साहित्य का कौन सा माना गया है? शांत रस माना गया है। अब जो 9 रस हैं वो कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव कौन से हैं, और जो 2 रस एक्स्ट्रा हैं जिसको 10वां और 11वां भी कहा गया है, वो कहाँ प्रयोग होंगे और किसके दायरे में आते हैं, ये जो है वो सारा हम अपनी अगली क्लास में, अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाकी कल करें।